नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी को लेकर के। और वो कंपनी की हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मार्केट की क्या पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल के साथ साथ क्या मार्केट में सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का आधार क्या है, उसके बेसिस पे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती नजर आती है। चलिए चलते हैं हम डिस्प्ले की तरफ। और यदि हमारी इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी का नाम यदि देखेंगे तो उसको हम बाद में देखेंगे। कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर कंपनी के ज़्यादा आजकल मार्केट डिमांड है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को लेकर के। साथ में ये कहती है कि उनके पास जो बिजनेस मॉडल है जिसमें कि इंडियाज़ में है और इंडिया के अलावा ग्लोबल बिजनेस मॉडल भी इनके पास शामिल है, जिसमें ये कहती है कि इनके पास खास करके इंडिया के अंदर पॉलीमर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मेटलिस्टिक की बात करें, लाइटिंग सिस्टम को लेकर देखा जाए, ईवी सॉल्यूशन को लेकर काम किया जाए। और ग्लोबल में देखा है तो कहती है कि हमारे पास 4 वाट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन द नॉन इंडिया लाइटिंग की बात उन्होंने कहा है। जहाँ पे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है, ग्लोबल ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही है, जहाँ पे इनकी प्रोडक्ट को लेकर इनके वेबसाइट्स पे ऐसा डेटा साझा करती है। तो मार्केट की क्या पोटेंशियल कहती है, इसके लिए जब हम इनकी कुछ चार्ट ग्राफ पे चलेंगे तो शायद हमारे सामने कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। जो कंपनी का मॉडल है उस मॉडल से मार्केट का क्या पोटेंशियल क्रिएट करती है या मार्केट लगातार बेटर करने की कोशिश में है। यहाँ पे देखा गया कि मार्केट ने पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ पे देखा है तो मार्केट बॉटम पे आया था, बॉटम से दोबारा नई रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश में, इसको कह सकते हैं कि मल्टीपल लेयर लेयर इनके पास अभी फिलहाल बचा हुआ नजर आता है। लेकिन कंपनी को लेकर देखा जाए तो वर रॉक इंजीनियरिंग्स कंपनी का नाम है। और यहाँ पे कंपनी 1989 में 88 में बनी थी, जो कि फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द औरंगाबाद बेस जो कि वर रॉक ग्रुप है उसके अंदर कामकाज करती है, जहाँ खास करके ग्लोबल टायर वन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ग्रुप्स इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाइंग ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट को लेकर करती है काम। और करंट मार्केट की प्राइस के मुकाबले या बुक वैल्यू को देखें तो करीब 164% की उछाल क्रिएट कर चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू कहते हैं तो 229 के आसपास का आंकड़ा देती है, जबकि कंपनी का हायर टू हायर 717 रुपए तक जाती है, लोअर में 432 का आंकड़ा दर्ज करती है। अच्छी बात यह है जो कंपनी के पास 15 करोड़ 30 लाख के नंबर ऑफ शेयर की वजह से मार्केट की कैप कभी 9,000 करोड़ के आसपास क्रिएट होती है। उस 9,000 करोड़ की मार्केट कैप में जो प्रमोटर का हैंड है वो काफी कंट्रोल्ड है, 75% के आसपास की बात है कहते हैं, जहां आरओसी की आंकड़ा भी काफी बेटर दिखती है कि 41% लेकर के 17% तक की डेटा की बात रखती है। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखा है तो आज भी यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा जगह है, कहाँ पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। और जब हमने यहाँ पे जानने की कोशिश किया था, कुछ ऐसी कंपनी सर्च कर रहे थे जहाँ पे मार्केट में मार्केट कैप 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दर्ज करता हो और साथ में मार्केट में जो स्टॉक का पी हो वो अर्निंग पर शेयर से 20 मल्टीपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें वो 17 मल्टीपल के आसपास हमारे सामने एक प्रेजेंट हुआ, जो कि आज भी कह सकते हैं कि इनके हिसाब से ओवर अंडर वेटेज की बातें कहती है। तो इसके हिसाब से यदि मार्केट यदि डबल के अलावा ना चले, यदि 80% भी मार्केट यहाँ से रफ्तार चलती है, 50% भी आंकड़ा देखा जाए तो शायद ये 750 से ज़्यादा 800 से लेकर के 1000 तक की लिस्ट में शामिल हो सकता है। जहाँ तक डेट टू इक्विटी का सवाल है, 0.75 का आंकड़ा देती है। करंट रेशियो के नंबर भी थोड़ा सा कम है, 0.81 का आंकड़ा साझा करती है। लेकिन एक पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे और उसको लेकर के हम सिंपल से एक बात कहते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी है, कोई बिजनेस कर रही है, उसमें उनका मार्केट में रिस्क कितना है बिजनेस के मॉडल के लेवल पर और उनका टोटल इनकम सोर्स कितना सेव कर पाती है बिजनेस मॉडल। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, वो कंपनी कहती है कि हमने 100 रुपए के प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो मार्केट में आज भी उनका 111 रुपए का मार्केट में आज क्या है, उधार लगी हुई है। और यहाँ पे उधार कितने दिन के लिए है, कितना टाइम फ्रेम के लिए है, कितना परसेंटेज की बातें करती है, इन सभी डेटो को लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे यदि आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि 2023 के मुकाबले 24 में काफी बेटर रिटर्न क्रिएट करती नजर आई। कहाँ पे 23 में कंपनी नुकसान में तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, जबकि सेल्स का आधार तो था लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनकी
ग्रोथ लगातार बनती ही जा रही थी, जबकि कंसोलिडेटेड डेटा इनका जो था उससे भी बेटर था। लेकिन 2020 के मुकाबले आज भी ये उस अपने लेवल पे नहीं पहुंचती हुई नजर आती, जबकि 2021 के बाद ये लगातार बेटर करने की कोशिश में जुटी हुई नजर आती है। वैसे ही क्वार्टरली डेटाबेस को यदि जानने की कोशिश करें तो क्वार्टरली डेटाबेस कहते हैं कि सस्टेन करती है, जब नजर आती है लगातार एक जो इनकी ग्रोथ लेवल है उसमें वृद्धि दर्ज करते, चाहे वो वाई में इसमें 10% से लेकर के नेट इनकम साइड में 6% 2% के आसपास की वृद्धि दर्ज करती है, और कुछ चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को लेकर के यदि जानेंगे तो वो ये दर्ज करती है कि अल्टीमेटली लास्ट जो डेटाबेस है उसका करीब 2020 वाला आंकड़ा अभी तक उन्होंने टच नहीं किया है, शायद 2016 का आंकड़ा के आसपास पहुंचने की कगार पे अभी फिलहाल लास्ट 12 महीने का डेटा देखने को बनती है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को लेकर देखा है तो कंपनी सबसे बेटर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करती नजर आती है, जो कि 534 करोड़ तक की बातें करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार अच्छी खासी वृद्धि दर्ज करती है। साथ में एक इंटरेस्ट की बर्डन इनको लगातार सताने में व्यस्त था, यदि ये इनको नहीं सताती तो शायद मार्केट और इनके पीछे बेटर हो सकता था। H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में अल्टीमेटली करीब 4000 करोड़ के आसपास की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है, जिसमें से करीब करीब कह सकते हैं कि करीब 92 करोड़ के आसपास के इनके पास क्या है, करीब प्रॉफिट भी कंपनी बुक करती है, उससे ज़्यादा इनके पास क्या बनती है, करीब 87 करोड़ के आसपास तो एक्सपेंस इनका इंटरेस्ट की बर्डन ही इनको दबाने का कामकाज करती है। जहां पे हम कंपनी के रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे उससे एक नज़र पहले ओवरऑल बिजनेस में कंपनी 7% की कमाई को सेव कर पाती है, और 7% कमाई को सेव करने के पीछे यदि देखा जाए तो करीब 8% की मार्केट में उधार रही थी, और प्रॉफिट के बेसिस पे 111% के बाटा की डेटाबेस दर्ज करती है। जहां पे रिस्क एनालाइज कहते हैं केवल 24 दिन के लिए, रेस्ट में देखा जाए तो कंपनी इतनी चालाक है, वो समझिए जो अपने वेंडरों को वो 94 डे में पेमेंट देती है, लेकिन क्लाइंट से पेमेंट 24 डे में लेती है। यदि हम बैलेंस शीट की पोजीशन को देखा जाए तो कंपनी ये दर्ज करती है कि यहाँ पे सितंबर तक की डेटाबेस में कंपनी की जो बोरोइंग सिचुएशन था वो थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला था, और इसके अलावा इनका जो फिक्स सेट्स की पोजीशन था बाकी सब में देखा गया कुछ में अप और कुछ में डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती हुई आज भी बैलेंस शीट इनका पिछले पीरियड से वेट दर्ज करती हुई नजर आती। इनको हमने जानने की कोशिश किया, जिसकी वजह से सीजीआर के बेसिस पे आप डेटा को देखेंगे तो सेल्स से लेकर के प्रॉफिट से लेकर के स्टॉक प्राइस में रैली उस हिसाब से नहीं होती नजर आती है। खास करके प्रॉफिट इनका अच्छा खासा ग्रो दर्ज करती है, जबकि रिटर्न स्टॉक प्राइस उस हिसाब से दर्ज नहीं करती, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप कुछ पीरियड में दे रही थी, कुछ पीरियड में नहीं देती हुई नजर। यदि पेयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो इसको देखा जा सकता है, जो कि बदर्शन है, बॉच है, यूनोमिंडा ऐसी कंपनी है, उन सभी कंपनियों के लिस्ट में आज भी यहाँ पे मार्केट पूरे के पूरे मार्केट खाली पड़ी है। किसको लेकर के? निवेशकों के इंटरेस्ट को लेकर। तो निवेशकों का इंटरेस्ट क्या जाहिर करता है? तो निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ कूट कूट के भरा पड़ा है, जो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग के अलावा एफआई की होल्डिंग 3% से ज़्यादा, डीआई की होल्डिंग 12% से ज़्यादा, आम निवेशक के पास तो मुट्ठी भर से कम की इन्वेस्टमेंट की बात कहती है। कंपनी में निपॉन्स, एचडीएफसी एक बड़ी कह सकते हैं इन्वेस्टर हैं, जो कि लंबे पीरियड के लिए सोचते हैं। कोई डीए की बात किया जाए तो पब्लिक होल्डिंग में देखा तो करीब 8% से ज़्यादा की होल्डिंग में अल्टीमेटली 1 लाख से ज़्यादा निवेशकों का क्या है, पैसा यहाँ पे लगा हुआ नज़र आता है। इसके मुकाबले अब देखेंगे तो खास करके हम कुछ पार्टों को जरा जानने की कोशिश करें तो शायद ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में शामिल है। तो इसमें कंपनी ये दायर करती है कि इनका स्टैंड अलोन डेटाबेस जो था वो खास करके पिछले पीरियड से काफ़ी बेटर क्यू पे परफॉर्मेंस करती नजर आई थी, जबकि इनका कॉर्पोरेट एक्शन में 2020 के बाद उन्होंने कुछ भी डिविडेंड और बोनस की पार्ट डिक्लेरेशन नहीं दिया है। एनालिसिस की बात किया है तो कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल के मुताबिक कंपनी ने पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक काफ़ी अच्छी खासी रैली भी क्रिएट नहीं किया है। ऑन एवरेज के मुताबिक परफॉर्मेंस करती जा रही है, और ये एक टाइम फ्रेम की बातें होती है जब मार्केट उनके उस टाइम में कई बार हमें अच्छा दिखता है परसेंटेज, कई बार हमें परसेंटेज अच्छा नहीं दिखता है। जहाँ पे एक फेवरेबल बातें, दो इनको इनफेवरेबल बातें भी शामिल करता है। खास करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो शायद रिटर्न भी क्रिएट हो पाएगा, ऐसा दर्ज कर, जबकि फंडामेंटली इनका ठीक ठाक कहती है। और चार्ट लेवल पे हमने देखा जिस हिसाब से
जो क्लोजिंग टू क्लोजिंग की प्राइस को लेकर के यदि देखा जाए तो पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग या 3 महीने की ट्रेंडिंग इसको लेकर के ये दर्ज करती है कि पिछले 3 महीने में मार्केट निचले पायदान से अच्छी खासी ऊंचाइयों पे एक रेस क्रिएट किया है, जबकि फिलहाल कुछ दिनों से देखने को ये मिला जो मार्केट में प्रेशर्स चलती हुई नजर आती है, जो कि हम रेड कैंडल की इशारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट में हम इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं, कोई भी एडवाइजरी और रिकमेंडेशन हम पहले ही बता देते हैं, हमारे पास से कोई भी ऐसा गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन नहीं होता, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी से लेकर के मार्केट की स्ट्रेटजी तक ही हम बिजनेस को आपस में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक की प्राइसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेंडिंग जानने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारी वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों। नमस्कार।